हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपन ने पढ़ ली थी। इसके पहले अपन ने इनेट इम्यूनिटी की बात करी, अब फिर अपन ने बात करी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। सारी चीजें अपन ने देख ली। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आपको यहां पर आया भी था, एक वर्ड आया था आर्टिफिशियल एक्टिव के अंदर, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल वाली, उसके अंदर क्या आया था? वैक्सीनेशन वर्ड आया था। ये वैक्सीनेशन आपने सुन भी रखा है, और पहले भी अगर नहीं सुना हुआ होता तो कोरोना के अंदर तो सबने सुना है वैक्सीनेशन वर्ड, और आपने लगवाई भी है, वैक्सीन जो है वो लगवाई भी है। तो वैक्सीनेशन क्या है जी? वैक्सीनेशन क्या है? देखो, वैक्सीन तो समझ में आ रही है, वैक्सीन तो ये समझ में आ रही है कि वैक्सीन क्या है। उसके अंदर भाई वैक्सीन होगी, टीका होगा उसके अंदर, और वो अपन लगाएंगे तो अपनी क्या हो, इम्यूनिटी आ जाए। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कैसे आती है, वो सारी चीज बता चुका हूं, वापस बता दूंगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को लगाने, जो आपको वैक्सीन लगाई जा रही है उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। आपको वैक्सीन लग गई, आपका वैक्सीनेशन हो गया, उसी को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या होता है भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वैक्सीन के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जिस पैथोजन से या फिर जिस एंटीजन से रोग होता है ना, जिस एंटीजन के, जिस डिजीज की या फिर जिस भी डिजीज के अपन क्या बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, तो वो डिजीज जिस एंटीजन से होती है उसी एंटीजन को क्या करेंगे? कमजोर करके अपन क्या करेंगे? उसके वैक्सीन के अंदर डालकर उसको अपन क्या है, इंजेक्शन के थ्रू या फिर कैसे भी अपन बॉडी के अंदर पहुंचा देंगे। मतलब उसके अंदर होता क्या है? एंटीजन ही होता है। उसके अंदर होता क्या है? एंटीजन। ये तो कोई दवाई नहीं होती, उसके अंदर एंटीजन ही होता है, लेकिन वो उसको क्या कर देते हैं? अपन वीक कर देते हैं, ताकि वो अपना पूरी तरह से इफेक्ट ना दिखा पाए। पूरी तरह से तो इफेक्ट दिखा नहीं पाएगा, और पूरी तरह से इफेक्ट तो नहीं दिखा पाएगा, लेकिन बॉडी जो है वो तो उसके खिलाफ क्या है? एंटीबॉडी जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगी। वह एंटीबॉडी जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगी, तो अपन को ये तो चाहिए, एंटीबॉडी वो पहले बना लेगी। अब जब रियल में वैक्सीन लगाई अपन ने, वैक्सीन तो अपन अपने हिसाब से लगा रहे हैं ना, जब अपन मन हुआ तब लगा लिया ना वैक्सीन, तो अपन ने वैक्सीन लगा ली अपन ने। अब अपनी बॉडी के अंदर वो एंटीजन चला गया, वीक एंटीजन गया है, तो वीक एंटीजन के खिलाफ क्या बन गई? अपनी जो इम्यून सिस्टम उसने क्या बना ली? एंटीबॉडी बना ली, ठीक है। उस एंटीजन को खत्म कर दिया। अब क्या है? एंटीबॉडी तैयार है। अब जब रियल में कभी नेचुरली इंफेक्शन हुआ अपन को उसी एंटीजन से, अगर रियल में सेम एंटीजन से अपन को कभी इंफेक्शन हुआ, ठीक है, सेम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर घुसा, तो पहले से उसके खिलाफ क्या है? एंटीबॉडी तैयार रहेंगी, और जैसे ही घुसेगा उसको क्या है? वो एंटीबॉडी जो है उसको मार देंगी। तो क्या वो अपना एंटीजन जो है वो दूसरी बार जब आएगा, पहली बार तो अपन ने खुद ने डाला है, दूसरी बार जब वो रियल में आएगा तब क्या है? उसको पहले से घुसते ही उसको मार दिया जाएगा। वो अपना प्रभाव जो है वो दिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही क्या है? एंटीबॉडी जो है वो बनवा ली। कैसे बनवाई? वैक्सीन के थ्रू बनवाई। कैसे बनवाई? वैक्सीन के थ्रू। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? सिंपल है, इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीन के अंदर क्या होता है भाई? वीक, किल्ड या फिर एटेन्यूएटेड पैथोजन होता है। एटेन्यूएटेड का मतलब वही होता है, वीक ही होता है, वीक वही एटेन्यूएटेड बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एटेन्यूएटेड लिख रखा है इसलिए मैंने बता दिया। चलो, ये जो वीक और जो किल्ड या फिर एटेन्यूएटेड जो पैथोजन अपन डालेंगे, ठीक है, वैक्सीन के अंदर, वो क्या स्टिमुलेट करेगा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन। मैंने आपको बता दिया कि जब वीक एंटीजन भी अपन डालेंगे ना अपने बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? उसके खिलाफ जो अपने बॉडी जो है वो एंटीबॉडी तो बनाएगी, और अपन को एंटीबॉडी तो बनवानी, ताकि जब रियल में जब कोई इंफेक्शन हो, जब रियल में वो अटैक करेगा, जो एंटीजन है वो अटैक करेगा, तब क्या होगा? पहले से ही क्या एंटीबॉडी जो है वो तैयार रहेंगी, ठीक है। फिर आगे बात करें, वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन। देखो, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैक्सीनेशन अलग होता है, इम्यूनाइजेशन अलग होता है, लेकिन वैक्सीनेशन से ही क्या होता है? इम्यूनाइजेशन होता है। देखो, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक चीज नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन होगा तभी तो इम्यूनाइजेशन होगा। देखो, वैक्सीनेशन आपने करवाया, किसी को वैक्सीन दी, तो उसके इम्यून सिस्टम ने क्या बनाई? उसके इम्यून सिस्टम ने क्या बना ली? एंटीबॉडीज बना ली, तो यही तो क्या है? इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन करवाओगे तो इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है भाई? ये भी एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर जो है वो क्या है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। और इन्होंने किस पर काम किया था? स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन पर काम किया था इन्होंने, ठीक है। नाम याद रख लेना, एडवर्ड जेनर। अब देखो, वैक्सीन जो है वो 3 प्रकार की होती है। वैक्सीन जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक है फर्स्ट जनरेशन, दूसरी है सेकंड जनरेशन, तीसरी है थर्ड जनरेशन, ठीक है। जैसे मोबाइल के आते हैं ना,
फर्स्ट जनरेशन, जैसे ये लैपटॉप वगैरह में आता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वैसा सिस्टम है यहाँ पर भी। तो वैक्सीन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का क्या मतलब है उसकी बात कर लेते हैं जी। तो क्या मतलब है फर्स्ट जनरेशन का? मतलब है कि होल ऑर्गेनिज्म, उस वैक्सीन के अंदर क्या होगा, जो वैक्सीन है उसके अंदर क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, अपन ने आगे बताया ना कि वैक्सीन में क्या क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म उसको वीक करके डाल दिया जाता है, तो वो जो है पूरा का पूरा क्या है, ऑर्गेनिज्म ही होगा। वैक्सीन के अंदर वो कुछ नहीं होगा। जो फर्स्ट जनरेशन की जो वैक्सीन है उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म डाला अपन ने, वीक ऑर्गेनिज्म डाला और उसको क्या है, वैक्सीन लगा दी अपन ने। ये तो क्या है फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या किया अपन ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करी। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या किया, होल ऑर्गेनिज्म नहीं लिया अपन ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ली। और कौन सी, इसका जो एग्जांपल है सेकंड जनरेशन वैक्सीन का, ये ध्यान में रखना आपको, रिकॉम्बिवैक्स एचबी। रिकॉम्बिवैक्स एचबी किसकी वैक्सीन है भैया, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की ये वैक्सीन है। वापस से सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, कि सेकंड जनरेशन के अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करी गई। और कौन सी वैक्सीन बनाई गई, वैक्सीन बनाई गई रिकॉम्बिवैक्स एचबी। रिकॉम्बिवैक्स एचबी, वर्ड ध्यान में से सुन लो, रिकॉम्बिवैक्स एचबी किसकी वैक्सीन है जी, किसकी वैक्सीन है जी, ये वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, याद रहेगा। चलो तो अब फिर बात करें थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक तरीके से अपन क्या बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे। इसमें क्या हाई प्योरिटी की वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन होती है, हाई प्योरिटी की वैक्सीन होती है। एग्जांपल की बात करें तो डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है ना, वो इससे थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है। तो ये तीन जनरेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करें अपन एलर्जी की बात कर लेते हैं, एलर्जी की बात कर लेते हैं। देखो एलर्जी जो वर्ड है ना, वो कोई किसी के भी लिए नया नहीं है, आप सबने सुन रखा है। जैसे वैक्सीनेशन आपने सुन रखा है, वैसे ही एलर्जी भी आपने सुन रखा है। वैक्सीनेशन जो है, वापस समअप कर देता हूं यार एक बार, है ना। वैक्सीनेशन जो है क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन क्या है, वीक और किल्ड या फिर एटेन्यूएटेड जो पैथोजन है उसको क्या है, डाला जाता है और उसको ही क्या बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी। वैक्सीनेशन से क्या होगा, वैक्सीनेशन करवाओगे तो इम्यूनाइजेशन आएगा। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, एडवर्ड जेनर है। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स पर इन्होंने काम किया था। अब जो है वैक्सीन जो है वो तीन जनरेशन होती है इसमें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर होल ऑर्गेनिज्म होता है, सेकंड जनरेशन के अंदर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है। और उसके बाद में जो एग्जाम्पल अब क्या है, रिकॉम्बिवैक्स एचबी जो कि क्या है, किसका वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। ठीक है, थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये क्या सिंथेटिक है और हाई प्योरिटी वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है वो क्या है, थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है। अब चलो एलर्जी की बात कर लेते हैं। देखो एलर्जी जो वर्ड है वो आप सबने सुन रखा है। किसी को भी थोड़े से रेड रेसेस हो जाए हाथ पर, कहीं पर भी पूरी स्किन पर, तो बोलते थे ना कि एलर्जी हो गई मेरे को। किसी को भी मतलब रनिंग हो जाए, किसी चीज से डस्ट उड़ रही है, तो डस्ट की वजह से क्या हो जाता है, नाक बहने लग जाता है। ठीक है, आंखों में पानी आने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो क्या बोलते, एलर्जी हो गई मेरे। तो क्या एलर्जी की, देखो एलर्जी क्या है, एलर्जी जो अपना शरीर है किसी भी चीज से हो सकती है, अपनी बॉडी को एलर्जी जो किसी भी चीज से हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि किसी को मतलब डस्ट से ही होगी तो सबको डस्ट से ही होगी, ना जी ना। किसी को डस्ट से है, किसी को किसी और चीज से होगी, किसी को किसी और चीज से होगी। तो हर इंसान की जो बॉडी है उसकी अलग अलग बॉडी है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी और हर चीज से वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इसलिए हर इंसान की जो एलर्जी जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। तो एलर्जी होती क्यों है, जो मेन रीजन है डस्ट से जो होने का जो रीजन है आजकल, तो पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन तो है ही है, लेकिन क्लोज्ड इन्वायरमेंट में जो रहते हैं ना, क्लोज्ड इन्वायरमेंट में जो रहते हैं उनको एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसके कंपेयर में, जो बाहर रहते हैं, जो आउटसाइड वर्क करते हैं, बाहर रहते हैं, इन्वायरमेंट में बाहर रहते हैं, उनको एलर्जी होने के चांसेस कम रहते हैं। किसके कंपेयर में, उनके कंपेयर में जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि कोई इंसान काम कर रहा है, किसमें काम कर रहा है, डस्ट में ही काम कर रहा है। कोई इंसान डस्ट में ही काम कर रहा है, उसको कभी डस्ट से एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा से डस्ट में काम करता है तो उसको एलर्जी, डस्ट से एलर्जी होने के चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन जो इंसान बहुत ही क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहता है, बाहर निकलता ही नहीं, ठीक है, कभी मिट्टी देखी नहीं है, जब उसको थोड़ी सी मिट्टी वाले एरिया के अंदर चला जाएगा, कोई शहर में रहता है, कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की शहर में रहता है, उसने कभी मिट्टी देखी नहीं, इतनी मिट्टी नहीं देखी, और कभी उसको गांव में भेज दो और उस टाइम पर अगर आ गई आंधी, ठीक है, तो फिर तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, उसको पक्का एलर्जी होगी। एलर्जी क्या होगी, उसको क्या है, उस डस्ट से क्या होगी, एलर्जी होगी, और उसकी जो नाक वगैरह बहने लग जाएगी, आंखों से आंसू आने लग जाएगा और आंखें जो है वो लाल हो जाएंगी। तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। ठीक है, किसी को एनिमल डेंड्राइट से एलर्जी होती है।
तो हर चीज के, तो हर को एलर्जी अलग अलग होती है। एक आपने पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, ठीक है, और मैंने एक दो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उनके किसी रिलेटिव के था कि उसको गेहूं से क्या है, एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी है। तो गेहूं से एलर्जी होने का मतलब क्या है कि उसको गेहूं कभी खाना नहीं है, गेहूं उसको कभी नहीं खा सकता है, फिर खा सकती, ठीक है। तो गेहूं नहीं खा सकती मतलब क्या है, वो गेहूं की बनाई हुई रोटी या फिर गेहूं से बनने वाला कोई भी चीज जो है वो नहीं खा सकती, उसको क्या खाना है, बाकी जो दूसरे जो है ना, दूसरे जो अनाज है वही खा सकती है। तो ऐसे अनाज से भी एलर्जी होती है, जरूरी नहीं कि आपको डस्ट से है, पोलन से है, डस्ट से तो भाई दूर हो जाओगे, शहर में चला जाओगे, शहर में कहाँ डस्ट होती है ना, लेकिन शहर में तो अंधकार आई तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्डिंग पास पास में होती है, तो क्या ही पता चले अंधकार का। खेत के बीच में अगर घर है ना, तो आपको पता चलेगा भाई अंधकार का, कि प्रॉपर अंधकार अब आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एलर्जी जो है वो किसी भी चीज से हो सकती है, वो अनाज से भी हो सकती है, ठीक है, वो किसी एनिमल के डेंड्राइट से भी हो सकती है, वो आपको डस्ट से भी हो सकती है, पोलन से भी, तो किसी भी चीज से एलर्जी जो है वो हो सकती है। फ्रूट से भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी एलर्जी जो है क्या है, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। किसी को एलर्जी होती क्यों है, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव है, क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए क्या है एलर्जी हो रही है। एक बच्चा जो है वो बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, उसको बहुत ही मतलब उसके जो मदर फादर है बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर रख रहे हैं, अंदर ही अंदर उसको खिला रहे हैं, और उसको बाहर ज्यादा नहीं, धूप के अंदर ज्यादा नहीं निकलने दे रहे, धूप के अंदर वो बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये समझो। और एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा जो है वो बाहर मिट्टी में, धूल में, ठीक है, और धूप के अंदर ऐसे खेल रहा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या है, जब वो बच्चा बाहर जाएगा ना, जब वो बच्चा जो अंदर ही अंदर खेल रहा है, जब वो धूप में निकलेगा तो उसकी धूप में हालत खराब हो जाएगी, थोड़ी सी धूप के अंदर भी उसकी हालत खराब हो जाएगी। और यही दूसरा जो बच्चा है वो उसको क्या है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ा, उसको धूप में कितना ही नहीं खिला लो, उसको कुछ नहीं फर्क पड़े। रीजन क्या है, वो क्या है, हाइपर सेंसिटिव हो गया। जो बच्चा अंदर ही अंदर रह रहा था वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया, उसी की वजह से क्या होती है, एलर्जी होती है। तो जब अपना इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है किसी भी चीज के लिए, कि भाई डस्ट पार्टिकल आया और डस्ट पार्टिकल आते ही क्या है, उसको एलर्जी हो गई, तो ये क्या था, हाइपर सेंसिटिविटी है। हाइपर सेंसिटिविटी के कारण क्या होती है, एलर्जी होती है। और जब एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी निकलती है, IgE एंटीबॉडी। बताया था मैंने कल के लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर ओपन हुआ था कल का, मतलब जो लास्ट लेक्चर ओपन हुआ था, देखो मैंने यहाँ पर एंटीबॉडी बताई, उस टाइम पर बताया था कि IgE एंटीबॉडी जो वो कब निकलती है, एलर्जी के अंदर निकलती है। IgE एंटीबॉडी कब निकलती है, एलर्जी में निकलती है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। चलो, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होती है। एलर्जी कोज्ड बाय एलर्जेंस, एलर्जी जो कोज करते हैं ना, उनको क्या बोलेंगे, एलर्जन बोलेंगे। कोई भी चीज जिससे एलर्जी हो सकती है, कोई भी चीज जिससे एलर्जी हो सकती है उसको क्या बोलेंगे, अपन एलर्जन बोलेंगे। डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट क्या है, एलर्जन है जी। पोलन से एलर्जी है तो पोलन क्या है, एलर्जन है, ठीक है। आपको एनिमल डेंड्राइट से एलर्जी है तो एनिमल डेंड्राइट क्या है, एलर्जन है, ठीक है। आपको गेहूं से एलर्जी है तो गेहूं क्या हो गया, एलर्जन हो गया। तो एलर्जन जो है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज से अगर एलर्जी बन रही है तो वो क्या है, एलर्जन है। तो यहां पर अपन मैं आपको कुछ बता देता हूं जिससे एलर्जी होती है, ठीक है, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, कॉमन एलर्जेंस। कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, पोलन, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, पोलन, डस्ट, एनिमल डेंड्राइट, तो ये आपको वर्ड याद में रखना कि कौन कौन से जो कॉमन है। बाकी तो आपको सबको पता है यार, एलर्जी के बारे में इतना कोई खास है नहीं, कि नॉर्मल जो अपनी बोलचाल की भाषा उसके अंदर भी यूज करते रहते हैं, और आपको पता है कि हर चीज से जो एलर्जी हुआ है वो हो सकती है, किसी को सिखाने से भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी इंसान से एलर्जी है, ठीक है, ऐसा बोलता नहीं मेरे तो इससे एलर्जी है ना, तो वो वाली एलर्जी इसके अंदर नहीं आएगी। बाकी जितनी भी एलर्जी है, जो काम की एलर्जी है, वो तो बातों की एलर्जी होगी, बाकी जो काम की एलर्जी है वो सारी इसके अंदर आती हैं। चलो, अब बात करें टाइप्स ऑफ एलर्जी की। किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ एलर्जी की बात करें। तो पहले क्या है फीवर, क्या है, हे फीवर, ठीक है। एक बार मैं इसका सिम्टम बता दूं यार आपको ना, एलर्जी के नॉर्मल सिम्टम बता दूं, उसके बाद में हे फीवर पर चलेंगे। ये करवा चुका हूं मैं, कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। क्या क्या कॉमन सिम्टम भाई, पहला क्या है आपका, रनिंग नोज, वाटरी आईज, ठीक है, आंखों में से पानी आने लग जाएगा, वाटरी आईज। तीसरा क्या लिख दें यहाँ पर, ठीक है, रेडनेस इन
इन आईज, रैशेस ऑन स्किन, ठीक है। ऐसे ये नॉर्मल हो गए। बाकी अलग अलग एलर्जी जो है, अलग अलग टाइप की जो एलर्जी है वो अलग अलग टाइप के जो है सिम्टम्स वो शो करती है। कुछ के अंदर स्किन पर क्या है, रैसेस हो जाते हैं, रेड रेड कलर की पूरी स्किन पर रैसेस हो जाते हैं। कुछ के अंदर कुछ सीवियर एलर्जी ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है, जो पूरे मुंह पर क्या है, पूरे जो फेस है उस पर क्या सूजन आ जाती है, पूरी बॉडी पर सूजन आ जाती है और आंखें जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो सूजन आने के कारण, स्वेलिंग आने के कारण पूरी जो आंखें जो है वो बंद हो जाती है, इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो कुछ एलर्जी, हर एलर्जी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बाकी जो अपन को नॉर्मल एलर्जी है उनके अंदर कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो अपन को देखने के लिए मिलते हैं कि भाई आपकी नाक से पानी बहने लग जाएगा और आंखों में पानी आने लग जाएगा और आंखें लाल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गए, आपके स्किन पर रैशेस हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सिम्टम हो गए। बाकी सीवियर कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। अब आपको कौन कौन से याद रखने हैं भाई, टाइप्स ऑफ एलर्जी के अंदर आपको कौन कौन सी एलर्जी याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखनी है हे फीवर। कौन सी याद रखनी है, हे फीवर। हे फीवर किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, पोलन की वजह से होती है जी। किसकी वजह से होती है, पोलन की वजह से। कौन सी होती है, हे फीवर होती है। ध्यान में रखना है आपको, जो बता रहा हूं उतनी ध्यान में रख लेना, उससे बाहर आपको ध्यान में नहीं रखनी है, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना, और एनसीईआरटी पढ़ लेना, जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी की बस रीडिंग लगा लिया करो। हे फीवर जो है ना, हे फीवर जो है जो किसकी वजह से होती है जी, पोलन की वजह से होती है, ठीक है भाई, पोलन की वजह से होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड, इसके अंदर क्या अफेक्ट होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इसके अंदर अफेक्ट होता है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आपकी जो रनिंग नोज, मैंने आपको बताया, ठीक है, नाक से पानी बहने लग जाएगा। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या आ गया, आपका नोज आ गया। तो ये क्या है, अफेक्ट हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या आ गया, रनिंग नोज, रेडनेस इन आईज, ठीक है। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी ना, कि रनिंग नोज होगा तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, स्निफिंग करोगे आप। रनिंग नोज हो गया, इसके अंदर रेडनेस इन आईज, आंखों में आंखें जो है वो आपकी लाल लाल होने लग जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ये हे फीवर के आपके हो गए। हे फीवर के अंदर क्या होगा, देखो ये होता क्यों है वो बता देता हूं मैं आपको। एलर्जी के अंदर क्या होता है सिस्टम, वो देखो। एलर्जी हुई तो क्या होगा, हिस्टामाइन रिलीज होगा, मास्ट सेल आएंगी और क्या करेंगी, वो हिस्टामाइन रिलीज कराएंगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से बताऊं। ये चलो जी इंसान बना देते हैं एक, ये लो जी मेरे डायग्राम थोड़े खराब है इसलिए बना देते हैं कुछ ऐसा सा बच्चा सा बना देते हैं। चलो, ये कोई है बच्चा है ना, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये क्या है, एलर्जन है। क्या है, एलर्जन है। कुछ भी हो सकता है एलर्जन, डस्ट मान लो, पोलन मान लो, कुछ भी मान लो। ये क्या है, एलर्जन है जी। क्या है, एलर्जन है, ठीक है। अब ये एलर्जन क्या है, इसकी बॉडी के अंदर इंटर कर गया, इस बॉडी के अंदर क्या गया, क्या कर गया, इंटर कर गया। तो क्या होगा, क्या होगा, मास्ट सेल आएंगी जी। क्या आएंगी, मास्ट सेल आएंगी। मास्ट सेल आकर क्या करेंगी, हिस्टामाइन रिलीज करेंगी। क्या निकालेंगी, हिस्टामाइन रिलीज कराएंगी। और आपको पता है हिस्टामाइन क्या होता है, हिस्टामाइन क्या होता है, वेजो डाइलेटर होता है। क्या होता है, वेजो डाइलेटर होता है। और मैंने आपको बताया था कि वेजो डाइलेटर होता है, ये यहां पर मैंने आपको इन्फ्लामेशन जो समझाया था, यहां पर समझाया था मैंने। इन्फ्लामेशन कहां गया बाबू, ये रहा, ये इन्फ्लामेशन मैंने आपको समझाया था। तो यहां से क्या होगा, जब मास्ट सेल आएंगी, हिस्टामाइन रिलीज करेंगी, तो क्या करें, क्या होगा, आपका डायबिटीज होगा, ये बाहर आएंगे और ये सारी जो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, हाथों पर रेडनेस वगैरह, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, हीट, ठीक है, पेन, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा जी। मास्ट सेल आई, हिस्टामाइन रिलीज हुआ, क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये एलर्जी के अंदर कॉमन चीज यही होती है, कॉमन चीज यही होती है, मास्ट सेल आएगी और क्या करेगी, हिस्टामिन जो है वो रिलीज कर देगी। फिर बात करें अस्थमा, ठीक है। अब यार अपन नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है हम इसको अस्थमा बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोग इसको एस्मा भी बोलते हैं ना, एज्मा, एज्मा, ठीक है, अस्थमा नहीं एज्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, बाकी मैं तो इसको अस्थमा ही बोलता हूँ। आप भी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने तो आज तक अस्थमा ही सुना है, लेकिन मैंने देखा किसी को बोलते हुए और मैंने गूगल पर भी देखा, उसमें लिखा यार एज्मा, ठीक है। उसमें सुना कि अस्थमा प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा तो उस पर क्या है, एज्मा, ठीक है। तो मेरे को लगा कि मेरा तो थोड़ा धक्का सा लगा कि अपनी इतनी साल पढ़ाई करी सारी वेस्ट गई, ठीक है। एक ढंग का प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाए अपन। चलो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होगा। इसके अंदर क्या हो रहा था भाई, हे फीवर किसकी वजह से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। अस्थमा के अंदर क्या होगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इसके अंदर अफेक्ट होगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हे फीवर के अंदर किसकी वजह से होती है, पोलन की वजह से होती है। और हे फीवर के अंदर क्या होता है,
अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है ना वो इसमें अफेक्ट होता है, लेकिन अस्थमा के अंदर क्या होता है, लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इसके अंदर अफेक्ट होता है। हिस्टामाइन इसके अंदर भी निकलेगा, इसके अंदर भी वही सब, देखो सबके अंदर एलर्जी है तो हिस्टामाइन तो निकलेगी। हिस्टामाइन निकलेगा तो क्या होगा, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है। क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है। वेजोडाइलेटर तो होता ही है, वेजोडाइलेटर तो ये होता ही है, लेकिन ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है ना, जो ब्रोंक्यूल्स हैं अपन पढ़ेंगे 11th पढ़ेंगे, अभी याद रखो कि जो अपन ट्रेकिया के बाद में ब्रोंक्यूल्स आएंगे, ठीक है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंक्यूल्स आएंगे, तो ब्रोंक्यूल्स क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उनको दबा देगा। दबा देगा तो क्या है, जिनको अस्थमा होता है, जिनको एज्मा होता है, उनको क्या सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि उनके ब्रोंक्यूल्स जो वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, दब चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, दब चुके हैं, इसलिए उनको सांस नहीं आती। तो इलाज क्या है जी, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कुछ नहीं जी, ट्रीटमेंट इसका क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर हुआ है ना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है तो क्या कर देंगे, ब्रोंको डायलेटर दे देंगे। क्या दे देंगे, ब्रोंको डायलेटर दे देंगे। ब्रोंको डायलेटर क्या है, हिस्टामाइन की वजह से क्या हुआ है, हिस्टामाइन की वजह से क्या हुआ, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है तो उसको क्या दे देंगे, एंटी हिस्टामिन दे देंगे। क्या दे देंगे, एंटी हिस्टामिन दे देंगे। अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको आपको पता है ना कि वो क्या रखते हैं, वो फुसफुस रखते हैं ना, पंप रखते हैं, तो उसमें क्या है, एंटी हिस्टामाइन, वो क्या है, वेजोडाइलेटर, उसके अंदर क्या है, वेजोडाइलेटर का काम करता है। इसकी जो वेजोडाइलेटर बोल रहा हूं, ब्रोंको डायलेटर का काम करता है, ब्रोंको, माफी चाहूंगा, ब्रोंको डायलेटर का काम करता है। तो ये हिस्टामाइन जो है ना, हिस्टामाइन जो है वो क्या, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ये तो, और वो फुसफुस आता है ना, वो क्या करेगा, इसको डायलेट कर देगा, ब्रोंको डायलेट कर देगा, डायलेट कर देगा तो सांस सही से आने लग जाएगी और पेशेंट खुश, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट होगा क्या है, एंटी हिस्टामाइन दे देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, जिसको भी एलर्जी है तो सबसे पहले तो एंटी हिस्टामिन देनी है। क्या देनी है, एंटी हिस्टामिन दे दो सबसे पहले, तो उसके बाद में डॉक्टर तक उसको पहुंचाओ, ठीक है। चलो एक है भाई, ये थोड़ी सी इसके अंदर क्या है, ये थोड़ी सी क्या है, फेटल है जी। क्या है, फेटल है, इसके अंदर जान जाने की संभावना पूरी बनी रहती है। अगर टाइम पे इलाज नहीं होता है तो जान जाने की पूरी संभावना रहती है। तो इसके कौन सी है भाई, ये थोड़ी सी डेंजरस टाइप की है, बाकी ये तो नॉर्मल है। अस्थमा भी थोड़ी सी है तो यार परेशान करने वाली, ठीक है, लेकिन डेथ का इतना नहीं है ना कि डेथ ही हो जाएगी अगले की, उतना नहीं है। बाकी प्रॉब्लम तो बहुत होती है अगले को। हे फीवर उससे थोड़ी कम नॉर्मल है, ऐसा मतलब लेवल बढ़ रहे हैं। ये एनाफिलिटिक शॉक, ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है, हाँ, एनाफाइलेटिक शॉक। ये क्या बवाल है जी, एनाफाइलेटिक शॉक। ये देखो आप गलत दवाई ले लोगे ना, गलत दवाई ले लोगे या फिर आपको कोई जानवर काट लेगा। जानवर कौन सा, ये जो आपकी मधुमक्खियां हो गई, ठीक है, और जो एक बड़ी वाली जो मक्खियां आती है ना, मधुमक्खी थोड़ी छोटी होती है, उनसे बड़ी एक मक्खियां होती है ना, वो भी डेंजरस होती है थोड़ी, ठीक है। अगर वो काट लेते हैं ना तो फिर आपको ये होने के चांसेस होते हैं। और मतलब एक दो काट ले, देखो मेरे को काटी थी 3-4 दिन हो गए है ना, मेरे को काटी थी, एक दो काट ले तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लो आप, जो लोहे का है उसके थोड़ा सा इसको क्या घिस लो, और जो टेबलेट आती है नॉर्मल सिट्रीजिन वगैरह वो ले लो। लेकिन अगर आपको 3-4-5 बहुत सारी खा गई ना तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और मैंने इधर तो न्यूज़ चलते रहते हैं ना कि अगर किसी को खा जाती है, बहुत सारी खा जाती है तो डेथ भी हो जाती है। तो ये क्या है भाई, आपकी जो मधुमक्खियां हैं, बी स्टिंग की वजह से, ठीक है, जो बहुत सारी मधुमक्खियां अगर खा गई ना, बहुत सारी मधुमक्खियां अगर खा गई तो दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी मक्खियां अगर खा जाएंगी तो डेथ है। पेनिसिलिन गलत एंटीबायोटिक का, गलत पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। गलत एंटीबायोटिक अगर आप ले लोगे, गलत एंटीबायोटिक अगर आप ले लोगे और बहुत अलग मात्रा में ले लोगे, ठीक है, अलग मात्रा में ले लोगे, जितना बताया गया आपको उससे अलग गड़बड़ मात्रा में ले लोगे तो क्या होगा, तो ये होने के चांसेस है एनाफिलिटिक शॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, मास्ट सेल वही आएगा, एलर्जी है तो वही इससे होगा ना, मास्ट सेल आएगी, हिस्टामाइन निकल आएगी। हिस्टामाइन क्या होता है, वेजो डायलेटर होता है। क्या है, वेजो डायलेटर होता है। ब्लड वेसल को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। देखो ये ब्लड वेसल है जी, ये ब्लड वेसल इतनी सी थी, अब इसको इतना बड़ा कर दिया, चौड़ा कर दिया इसको, वेजो डायलेटर ने चौड़ा कर दिया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो इतने पतली पाइप में से प्रेशर ज्यादा होता है और मोटी पाइप में प्रेशर क्या है, कम होता है। तो मोटी पाइप है तो मोटी पाइप के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, जिसको जो पेशेंट होगा उसको क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस में चले जाएगा, मतलब वो बेहोश हो जाएगा और उसका टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो वो परमानेंट बेहोश हो जाएगा। अगर टाइम पर उसका इलाज नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो परमानेंट बेहोश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है ब्रो, तो इसलिए डेथ भी हो सकती है, इसलिए टाइम पर डॉक्टर को दिखाया जाए,
ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं भाई, ट्रीटमेंट क्या है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो अपन भी उसकी बात कर लेते हैं। चलो जी, अब मैंने आपको बता दी एलर्जी क्या होती है, कौन कौन से है फीवर बता दी मैंने आपको, एनाफिलेटिक शॉक भी बता दिया मैंने आपको, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। लेकिन अब इनकी मैं आपको बता देता हूं ट्रीटमेंट क्या है जी। ट्रीटमेंट जो एनसीईआरटी बताती है, ट्रीटमेंट सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है, एंटीहिस्टामिन दे दो। क्या दे दो, एंटीहिस्टामाइन दे दो। एलर्जी हुई है ना, एलर्जी हुई है तो पहला काम तो कुछ मत करो, पहला काम तो सोचो मत, एंटीहिस्टामिन दे दो अगले को, ठीक है। स्टेरॉइड्स आती हैं, टेबलेट्स का नाम नहीं देखा है ना, स्टेरॉइड्स आती हैं, स्टेरॉइड टेबलेट होती हैं, वो भी इनको यूज किया जाता है कि मतलब स्टेरॉइड जो वो जल्दी इनको इफेक्ट कर लेती हैं, इसलिए स्टेरॉइड दे देते हैं। एड्रेनलिन यूज कर लो, तो एंटीहिस्टामिन, ये तीन आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं जी, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो एग्जाम में पूछ सकता है, पूछ लेगा तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है जी, एलर्जी के अंदर ट्रीटमेंट क्या बता रखे हैं, एंटीहिस्टामिन दे दो, स्टेरॉइड दे दो, ठीक है, और एड्रेनलिन दे दो। ये आपको तीन याद रखने हैं, एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड और एड्रेनलिन। याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। चलो फिर बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी तो समझ में आता है हमें, इम्यूनिटी तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये ऑटो इम्यूनिटी क्या बवाल है। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या बवाल है जी, ऑटो इम्यूनिटी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल इतना सा है कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी वो होती है कि जो अपना शरीर है ना, जो अपने शरीर के अंदर एक रक्षा कवच लगा हुआ है, वो रक्षा कवच क्या है कि कोई भी बाहर से एंटीजन आएगा, कोई भी बाहर से अपने शरीर के अंदर एंटीजन आएगा तो अपनी बॉडी उसको पहचान लेगी और उसको मार देगी और अपने को रोग होने से बचा लेगी, अपने को डिजीज होने से बचा लेगी। यही तो क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। यही तो क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। जिसकी जितनी ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, उसके आसपास रोग उतने ही कम भटकेंगे, ठीक है। जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है उसके आसपास उतने ही कम क्या है, रोग भटकेंगे। ठीक बात है ये तो जिसकी इम्यूनिटी जितनी कमजोर उसके आसपास उतने ही रोग भटकेंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई भैया, इम्यूनिटी तो समझ में आ गई हमें कि वो एक शक्ति है, जिससे क्या है अपन किसी भी रोगजनक जो जीव है उसको क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। अपनी बॉडी के पास में एक शक्ति है, ये तो इम्यूनिटी हो गई। लेकिन ये ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ये ऑटो इम्यूनिटी क्या है, तो मैंने कहा कि मैं आपको जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी बता रहा था तो मैंने कहा था कि इनके पास में एक क्षमता होती है, इनके पास में एक एबिलिटी होती है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेल्फ और नॉन सेल्फ को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बोला कि भैया ये सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या होता है, तो मैंने कहा कि भाई सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब है कि खुद की सेल्स, खुद की अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो अपनी सेल्स को नहीं मारेगी, वो जब कोई बाहर से आएगा तो उसको मारेगी। ठीक बात है। देखो इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि इम्यूनिटी जो अपनी सेल्स को थोड़ा ना मारती है कि भाई ये तो भाई दुश्मन है मेरा, इसको मार दूं, ठीक है। वो अपनी सेल को तो नहीं मानती है ना। और दूसरी तो कोई आ गई, दूसरा कोई एंटीजन आ गया, दूसरा अपने कोई किडनी लगा दी, ठीक है, तो उसको वो मारने लग जाएगी। ये मैंने आपको बता चुका हूं, ये बता चुका हूं ना मैं आपको, ठीक है। ये शक्ति होती है। लेकिन जब ऑटो इम्यूनिटी की बात आती है ना, जब ऑटो इम्यूनिटी की बात आती है तो अपना शरीर जो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो अपना सारी जो है बुद्धि जो है वो खो बैठता है और क्या करने लग जाता है, वो दूसरे को तो मारे या ना मारे, दूसरे को तो मारे या ना मारे, अपनी खुद की जो कोशिकाएं हैं, अपनी जो खुद की सेल्स हैं, अपने जो खुद के टिश्यूज हैं, उनको ही अटैक करने लग जाती है। बात समझ में आई? वापस बोलता हूं, ऑटो इम्यूनिटी क्या है कि खुद पर ही क्या है, खुद की जो सेल्स हैं, खुद की जो टिश्यूज हैं, उन पर ही क्या अटैक करने लग जाता है अपना इम्यून सिस्टम और उनको ही क्या है मारने लग जाता है। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, बॉडीज ओन इम्यूनिटी गोज अगेंस्ट इटसेल्फ। बॉडी की खुद की जो इम्यूनिटी है ना वो खुद के ही अगेंस्ट हो जाती है कि तुम मेरे घर वाले नहीं, तुम ही तो मेरे दुश्मन हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने घर वालों को वो अपना घर वाला ही नहीं समझता, दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, पगला गया ये, ठीक है, इसका दिमाग खराब हो गया, बावला हो गया है ये, ठीक है। बॉडीज ऑन इम्यूनिटी गोज अगेंस्ट इटसेल्फ, मतलब खुद की जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो अपनी ही बॉडी की जो सेल्स हैं उनको वो पराया दुश्मन समझकर उन्हीं को मारने लग जाएगी, जबकि वो तो उसके अपने थे, जबकि वो तो क्या थे, उसको अपने थे। तो यही क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी होती है। देखो इम्यूनिटी क्या है कि खुद की सेल्स को नहीं मारना है, खुद की सेल्स की रक्षा करनी है और दूसरा कोई एंटीजन आए तो उसको छोड़ना नहीं है। ये क्या है, इम्यूनिटी है। खुद की सेल्स को नहीं मारना है, वो तो अपने हैं, वो तो क्या है, अपने हैं, और दूसरे जो आ जाए, दूसरा कोई एंटीजन आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको क्या है, छोड़ना नहीं है। यही तो इम्यूनिटी होती है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी के अंदर क्या हो जाता है, उल्टा। उल्टा मतलब कि दूसरा कोई आए ना आए,
कोई तो खुद के अपने वालों को ही मारूंगा, ठीक है। दूसरा कोई आए या ना आए मैं तो मारूंगा और अपने वालों को ही मारूंगा, ठीक है, मतलब अपनी सेल्स को ही मारूंगा। ये क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम यहां पर बावला हो जाता है, पगला गया, यहां पर ये पागल हो गया। पागल हो गया तो क्या करेगा, अपनी जो सेल्स हैं उनको ही मारने लग जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल हैं ऑटो इम्यून डिजीज के, ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूं ऑटो इम्यून डिजीज है ये। ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जांपल कौन कौन से भाई, आपके एनसीईआरटी के अंदर देखिए 11th क्लास के अंदर भी हैं ये। रूमेटॉइड आर्थराइटिस 11th पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, याद रखना, अभी बता रहा हूं, 11th में पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा, आपको बताना है क्या है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और क्या, माइस्थेनिया ग्रेविस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस, ये दो एग्जांपल याद रखने हैं, किसके हैं, ऑटो इम्यून डिजीज के। ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जांपल है। ऑटो इम्यूनिटी समझ में आई कि खुद की सेल्स को ही मारने जब लग जाए अपना इम्यून सिस्टम, वो क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी होती है। और ऑटो इम्यून डिजीज कौन से हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो किसके एग्जांपल है, ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जांपल है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। फिर बात करें किसकी, ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, ग्राफ्ट रिजेक्शन की। ये ग्राफ्ट क्या चीज है पहले तो वो बताओ, ग्राफ्ट क्या चीज है। तो ग्राफ्ट क्या होता है, ग्राफ्ट वो होता है दोस्त कि किसी की बेचारे की किडनी फेल हो गई, किसी पेशेंट की क्या हो गई, किडनी हो गई फेल, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़े नंबर बढ़ा के पास कर दें उसको, क्या है, नंबर बढ़ा के पास कर दें ना जी, ऐसा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा अपन को, किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। अब किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी तो बकरे की लगा दें, तो क्या करें, बकरे की किडनी लगा देते हैं, ठीक है। बकरे की लग जाएगी, नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम है वो पहचान लेगा कि भैया ये तो अपने शरीर का हिस्सा नहीं है, ये तो कोई बाहर से आई हुई चीज है। चाहे ये काम बढ़िया कर रही होगी, चाहे अपना काम अपने शरीर का ही कर रही होगी, लेकिन ये बाहर की आई चीज है। मैंने आपको बताया था, आपको क्लास में बताया था ये हिंदी मीडियम वाले, कि बाहर की कोई सुंदर लड़की आ गई किसी दूसरे देश से, अपने बॉर्डर को, ठीक है, अपने बॉर्डर के पार करके, अपने बॉर्डर को पार करके, मतलब गलत तरीके से पार करके, और बहुत ही सुंदर लड़की किसी दूसरे देश की आ गई अपने देश के अंदर, तो क्या उसकी सुंदरता देखकर उसको छोड़ दिया जाए या फिर उसको पकड़ के, ठीक है, और उसको सजा देनी चाहिए, बताओ। क्या उस लड़की की सुंदरता देखकर, बहुत सुंदर लड़की है, इतनी सुंदर लड़की किसी भी देश में नहीं है, किसी दुनिया में बनी ही नहीं है, सबसे सुंदर लड़की वही है। क्या उसकी सुंदरता देखकर, क्या उस लड़की की सुंदरता देखकर उसको कुछ नहीं कहना चाहिए या फिर उसको सजा देनी चाहिए? तो आपका आंसर आएगा कि सुंदरता थोड़ी ना है, देश से बड़ा क्या है, देश से बड़ा क्या है, सुंदरता तो ऐसे आती जाती रहती है। हमारे पास भी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स है, ठीक है, तो क्या है, सुंदरता नहीं देखेंगे, हमारे देश से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसको सजा देनी चाहिए। वैसे ही क्या है, इम्यून सिस्टम सोचता है, वैसे ही क्या है, इम्यून सिस्टम सोचता है कि भाई ये किडनी कितना ही बढ़िया काम कर रही हो, चाहे मेरे शरीर का फायदा कर रही हो, लेकिन ये अपने शरीर की हिस्सा नहीं है, अपने शरीर का हिस्सा नहीं है, तो मैं इसको यहां फिट नहीं होने दूंगी, मैं इसको क्या कर दूंगी, मारना स्टार्ट कर दूंगी और मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी, ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी। तो क्या कर दिया उसने, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। किडनी क्या थी यहां पर, जो किडनी अपन ने बकरे की किडनी लगाई थी, वो किडनी क्या थी, ग्राफ्ट थी, उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्ट बोलेंगे, और उसको रिजेक्ट कर दिया अपने इम्यून सिस्टम ने, तो क्या हो गया, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया। तो भैया बात सीधी सी है कि बकरे की किडनी तो नहीं लगा सकते, तो अब ऑप्शन क्या है, इंसान की किडनी लगा लें, इंसान की किडनी लगा लें, लगा सकते हैं जी, लगा सकते हैं। तो किसी भी अरे गरे इंसान की लगा लें, किसी भी अरे गरे इंसान की लगा लें, ठीक है, किसी को भी दे दें, थोड़े पैसे देते हैं और ले लें किडनी, ठीक है। मैं तारक मेहता के अंदर के एपिसोड देख रहा था ना, वो एक शेख साहब आए वहां से, है ना, शेख साहब आए और उन्होंने क्या है, जेठालाल से बोला कि हाँ मेरे भाई को क्या किडनी चाहिए, तो जेठालाली तुम दोगे हमें किडनी, तुम दोगे हमें किडनी, तो जेठालाल ने हाँ वर ली, ठीक है। अब वो क्या है, वो किडनी क्या उससे मांगने लग गया, तो जेठालाल को सारे तरीके अपना लिए, किसी को पैसे देने की सारे तरीका अपना लिए, उसको किडनी नहीं मिली। तो क्या पैसे देकर भी ऐसे लेते हैं किडनी, है ना, तो किसी मजबूर की किडनी लेके कर ले काम। आज ऐसे नहीं होती किडनी, है ना, ऐसे फिल्मों के अंदर दिखाते हैं, बाकी ऐसे नहीं ली जाती किडनी, किसी की भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो पेशेंट है ना, जो पेशेंट है उसके क्लोज रिलेटिव की या फिर कोई अगर उसका जुड़वा भाई है, अगर पहले तो देखेंगे कि उसका जुड़वा भाई है, जो पेशेंट है पहले तो देखेंगे कि उसका जुड़वा भाई है, फिर जुड़वा बहन तो है। अगर जुड़वा भाई अगर जुड़वा बहन है तो ट्राई करेंगे कि उनकी ही किडनी ली जाए, ट्राई क्या करना है कि उनकी ही किडनी ली जाए।
ठीक है, उनके घर वालों को बोला जाएगा डॉक्टर द्वारा कि आपके अगर जुड़वा भाई या फिर जुड़वा बहन है तो आप उनको कन्विंस करिए, देखो भाई या फिर बहन है, ठीक है, जो जरूरी नहीं हो अपनी किडनी दे दे यार, है ना, जरूरी थोड़ा ना हो कि अपनी किडनी दे दे, तो क्या करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई तेरे भाई की जिंदगी है ये वो, किडनी दे देगी, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना दे देंगे, वो किडनी है यार, कोई ऐसा थोड़ा ना कि ऐसे कोई बाल थोड़ा ना, किडनी है, किडनी देनी है ना, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना, कन्विंस करने के लिए बोलेगा। अगर वो कन्विंस ना होए या फिर उनके अगर जुड़वा भाई नहीं है, जुड़वा भाई नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, क्लोज रिलेटिव ढूंढेंगे, क्लोज रिलेटिव ढूंढेंगे, उनके परिवार के अंदर ही ढूंढेंगे, चाहे उसके फादर हो सकते हैं, चाहे उसके मदर हो सकती है, चाहे उसका बहन हो सकता है, तो भाई हो सकता है, उसका बच्चा हो सकता है, ठीक है, वाइफ तो फिर अलग क्लोज रिलेटिव में नहीं आते हैं ना, वाइफ तो क्लोज वाइफ आपको क्वेश्चन में पूछ लेगी, वाइफ क्लोज रिलेटिव में ना, वाइफ क्लोज रिलेटिव में नहीं आती है, क्यों नहीं आती, ब्लड रिलेशन नहीं है जी, ब्लड रिलेशन नहीं है, पेशेंट का अपनी वाइफ के साथ में ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए वाइफ क्या है, क्लोज रिलेटिव में नहीं है। वैसे रिलेटिव रिलेशन उनका क्लोज है मान लिया, लेकिन क्लोज रिलेटिव में नहीं आते क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है ना, चलो वैसे रिलेशन है, ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या वाइफ की भी नहीं ले सकते, तो क्या करना पड़ेगा, अपन को ढूंढना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा कौन सा देगा इसको, किडनी देगा कौन सा, पेशेंट है, पेशेंट ये है, इसको किडनी देने के लिए इच्छुक कौन है, तो मान लिया कि उसका कोई है ना सिबलिंग या फिर कोई भी उसका फादर, उसके फादर या फिर किसी ने भी बोल दिया हाँ भाई मैं दूंगा किडनी, मैं दूंगा किडनी, तो क्या करेगा डॉक्टर, क्या करेगा डॉक्टर, उसके पेशेंट के और उसके मतलब फादर ने हाँ बोली तो उसके फादर क्या करना पड़ेगा, दोनों के टिश्यू जो है वो मैच करा के देखने पड़ेंगे, दोनों के टिश्यू जो है वो मैच करा के देखने पड़ेंगे। अगर वो टिश्यूज और सेल्स जो मैच कर रही हैं आपस में, अगर वो टिश्यूज और सेल्स जो है वो मैच कर रही हैं, तभी अपन क्या लगाएंगे, वो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करेंगे। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, अगर वो टिश्यू जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, अपन को किडनी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आपने लगा दी, बिना टिश्यू मैच करे किडनी लगा दी, तो क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। अपनी जो शरीर है ना, अपनी जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कहेगा ये तो कुछ अलग चीज लग रही है, तो अपने शरीर का हिस्सा नहीं है, इसको बाहर फेंको भाई, रिजेक्ट कर देगा वो, ठीक है। अब मान लो टिश्यू मैच हो गए, टिश्यू मैच हो गए, ठीक है, दोनों के टिश्यू बढ़िया मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना, क्या किडनी लगा दे, लगा दीजिए, किडनी लगा दी, तो अब क्या है, वो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेने पड़ेंगे। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या बवाल है जी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब सीधा सा ये है कि जो इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, सप्रेस करके रखेंगे कि भाई इम्यून सिस्टम अपने पूरे इफेक्टिव तरीके से काम ना कर पाए, पूरा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाए। अगर वो इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली काम करेगा तो वो किडनी को पहचान लेगा, चाहे टिश्यू कितने ही मैच हो रहे हैं, लेकिन वो किडनी को पहचान लेगा कि ये तो बाहर की आई चीज है, इसको रिजेक्ट कर देगा वो। इसलिए क्या करना पड़ेगा अपन को, उसको क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, सप्रेस करने की अपन को उसको दवाइयां देनी पड़ेंगी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट सब अपन देंगे उसको, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये किडनी किसकी है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ऐसा तो अपन कर सकते थे कि भाई बकरे की किडनी लगा देते और उसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इतने दे देते, इतने भारी भरकम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे देते कि हमारा जो इम्यून सिस्टम वो पहचान ही नहीं पाता कि भाई किडनी किसकी लगी हुई है। तो मैंने कहा ठीक बात है भाई, आप हाई डोज में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे देते, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता और उसको पता नहीं लगता कि किडनी किसकी है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा ना, तो इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे पैथोजन जो है वो हवा के अंदर घूम रहे हैं। इम्यून सिस्टम अगर काम करना बंद कर दिया बिल्कुल भी, तो एक एक छोटे जो पैथोजन जो है ना, ऐसा पैथोजन जिससे कि कोई चलती भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं चलती है ना, वो भी क्या कर देगा, बीमारी कर देगा, बीमारी कर देगा। इसलिए इम्यून सिस्टम को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। तो उसको क्या है, उसका इफेक्टिव जो है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसको जो काम काज की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बंद ही कर दिया ना, तो ये नहीं कर सकते। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन समझ में आया, किसकी वजह से होता है भैया, टी सेल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कौन है रिस्पॉन्सिबल है, टी सेल, टी लिम्फोसाइट है ना वो रिस्पॉन्सिबल, मैंने बताया लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था ये बात ना। तो टी लिम्फोसाइट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ क्या है, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग है। हेल्थ क्या होता है, जो फिजिकली फिट दिख रहा है ना जी ना, वो हेल्थ नहीं है, जिसके भाई एब्स बने हुए हैं, सिक्स पैक, ठीक है, बढ़िया बॉडी, वो हेल्दी नहीं है। जो बढ़िया मेंटली फिट हो, ठीक है, जो मेंटल बढ़िया हो और पेट बढ़िया लटका हो, उसको फिट मानेंगे ना जी ना, वो भी हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी किसको बोलेंगे, हेल्दी उसको बोलेंगे जो फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो,
ठीक है, मेंटली भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, मेंटली भी स्ट्रेस वगैरह ना हो, और सोशल हो, ठीक है, सोशल भी हो, ऐसा नहीं कि पूरे दिन रूम में पड़ा है, बाहर लोगों से मिले, ठीक है, लोगों से बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर कैसा, वो भी सारी चीजें देखी जाती हैं, तब उसको अपन हेल्दी बोल सकते हैं ना, तभी उसको हेल्दी बोल सकते हैं। फैक्टर्स क्या क्या भाई, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि लाइफस्टाइल कैसी है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है, उस पर आपकी हेल्थ डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है जी, आप जो है बढ़िया जगह पर रह रहे हो, बढ़िया जगह का मतलब यह नहीं है कि आप कोई बढ़िया कोठी बंगले में रह रहे हो, ना जी ना, आपके घर के आसपास पानी भरा हुआ है, अगर नहीं भरा हुआ है और बहुत सारे मच्छर हैं तो आपको तो डिजीज हो जाएगी, आपकी हेल्थ तो खराब होने वाली है, पक्की खराब होने वाली है। तो रहन सहन का मतलब है आपका, जहां आप कहां रह रहे हो, बाहर कोई गंदगी तो नहीं है, ठीक है, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन जो बढ़िया होना चाहिए, कैसा खाना खा रहे हो, खाना मतलब ये नहीं कि 5 स्टार का खाना, ना जी ना, बढ़िया हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, घर का खाना खाना है, और क्या है, कॉन्टामिनेटेड वाटर नहीं पीना, दूषित जल नहीं पीना है, ठीक है, अगर दूषित जल रेगुलर पियोगे तो बहुत सारी बीमारियां जो वो होने वाली हैं। आपको हाइजीन मेंटेन करना, भाई आप बढ़िया क्या रह रहे हो, कुछ क्या करते हैं, बढ़िया पैसे वाले, बढ़िया पैसे वाले, ठीक है, कोठी बंगले के अंदर रह रहे हैं, बढ़िया नौकर चाकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो नहाते नहीं है, सर्दियां आएंगी, सर्दियों में नहाएंगे नहीं, तो नहाएंगे नहीं तो क्या होगा, हाइजीन कहां मेंटेन हुआ, फिर हाइजीन कहां मेंटेन हुआ, ठीक है, नहाएंगे नहीं तो हाइजीन कहां मेंटेन हुआ। अब कुछ क्या करते हैं, नहा लेते हैं, कपड़े नहीं धोते, कपड़े नहीं धोगे तो फिर नहाने का मतलब क्या है दोस्त, ठीक है, तो कपड़े भी धोने हैं, नहाना भी है, सब पर क्या है, हेल्थ जो है अपनी डिपेंड करती है, लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है, अपनी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है। आपका सोने का टाइम टेबल क्या है, उठने का टाइम टेबल क्या है, टाइम पर सोओगे नहीं, रेगुलर नहीं सोओगे तो आपकी तबीयत जो डेफिनेटली खराब होने वाली है, ठीक है। चलो इन्फेक्शन की बात कर लेते, ठीक है, अगर इन्फेक्शन होगा तो बताइए ना, अगर देखो लाइफस्टाइल पर तो डिपेंड करती है हेल्थ, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो हेल्थ तो खराब होनी है, इन्फेक्शन तो हेल्थ खराब करेगी। जेनेटिक भी हो सकता है भाई, जेनेटिक अगर कोई भी मदर फादर के अंदर कोई चल रही है, कोई डिसऑर्डर चल रहा है तो वो बच्चे के अंदर आ सकता है, बच्चे की हेल्थ जो खराब हो सकती है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है ना। फिर अपन बात करें डिजीज की, डिजीज क्या है जी, डिजीज क्या है, डिसईज, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड पैथोजन। डिजीज क्या है, मतलब जो अपने काम काज कर रहे थे यार उसमें डिस्कंफर्ट कर दिया, ठीक है, उसको सारी जो अपना काम काज जो तरीका था, अपने शरीर का जो कंफर्ट था उसको ही सारे को खराब कर दिया। डिजीज के अंदर ये होता है ना कि अपन को कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल एनर्जी चली जाती है, तो ही क्या डिजीज क्या है, वो कोई भी चीज जिससे कि आपकी काम करने की इच्छा जो खत्म हो जाए और आपका जो शरीर है वो बिल्कुल सुन्न बढ़ जाए, डिजीज वही होती है, ठीक है, रोग, सब जानते हो रोग क्या होता है ना। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स क्या बोलेंगे, पैथोजन। जिससे क्या है डिजीज होती है, जिस भी चीज से डिजीज होती है उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। जिस एजेंट, जो एजेंट डिजीज कोज करेगा उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन। मतलब क्या हुआ कि डिजीज किससे होती है, पैथोजन से होती है। किससे होती है, पैथोजन से होती है। अब हर डिजीज का अलग अलग पैथोजन होता है, हर अलग अलग डिजीज का अलग अलग क्या होगा, पैथोजन होगा। और ये कॉमन डिजीजेज हैं जो अपन को पढ़नी है, उसके बाद में अपन ड्रग वो कैंसर वाले पढ़ेंगे, एड्स पढ़ेंगे, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी जो कॉमन डिजीज हैं उनकी बात करेंगे, टाइफाइड हो गया आपका, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया, इनकी सारी की बात करेंगे ना। तो ये बात करेंगे अपन कब, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।